नमस्कार। जब भी दुनिया में कहीं जंग छिड़ती है तो एक नाम सबकी जुबान पर आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन। पर सवाल ये है कि क्या यूएन सच में दुनिया में शांति कायम कर पाता है, या ये सिर्फ एक ऐसा बड़ा सा हॉल है जहां दुनिया के नेता मिलते हैं, बातें करते हैं और बस। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और ये सवाल सिर्फ अखबारों में नहीं, हम सबके दिमाग में घूमता है। हम सोचते हैं कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, फिर भी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? तो आखिर इसकी असली ताकत क्या है और कौन सी मजबूरियां हैं जो इसे रोक देती हैं? इन सब जवाबों के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब यूएन का जन्म हुआ था। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसी तबाही से जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और उसी तबाही की राख से एक बहुत बड़ी उम्मीद ने जन्म लिया था। जरा कल्पना कीजिए, दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, करोड़ों लोगों की जान जा चुकी है, शहर के शहर मलबे का ढेर बन गए हैं और हर तरफ सिर्फ डर और नाउम्मीदी है। दुनिया के नेताओं को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो शायद इंसानियत ही खत्म हो जाएगी, और इसी डर ने एक बहुत बड़े फैसले की नींव रखी। और ठीक उसी साल 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये पूरी इंसानियत का खुद से किया गया एक वादा था। एक वादा कि हम सब मिलकर ऐसी तबाही को फिर कभी नहीं होने देंगे। इसीलिए तो आज भी इस दिन को यूएन डे के तौर पर मनाया जाता है। और इस वादे को पूरा करने के लिए कुछ बड़े लक्ष्य तय किए गए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसका मकसद सिर्फ जंग रोकना ही नहीं था, बल्कि देशों के बीच दोस्ती बढ़ाना, हर इंसान के अधिकारों की रक्षा करना और दुनिया से गरीबी और भूखमरी को जड़ से मिटाना भी था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच थी। तो ये तो हुई इसकी पैदाइश की कहानी। लेकिन इतना बड़ा संगठन काम कैसे करता है? इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ है और इसका सबसे बड़ा चेहरा कौन है? आइए अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। तो इसका जो मेन कंट्रोल सेंटर है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर, वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। जी हाँ, वहीं पर वो मशहूर बिल्डिंग है जहां दुनिया भर के नेता और डिप्लोमैट्स इकट्ठा होते हैं और दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर फैसले लेते हैं। और इस पूरी मशीनरी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो हैं सेक्रेटरी जनरल। आप इन्हें एक तरह से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमैट कह सकते हैं। ये किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। और अभी ये पद एंटोनियो गुतरेज संभाल रहे हैं, जिनकी बात को दुनिया भर में बहुत ध्यान से सुना जाता है। चलिए, अब आते हैं यूएन के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और शायद सबसे ज्यादा विवादों में भी रहता है, सिक्योरिटी काउंसिल और उसकी वीटो पावर। यहीं पर यूएन की असली ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक साथ दिखती हैं। दुनिया में कहीं भी अगर शांति या सुरक्षा को खतरा होता है ना, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी सिक्योरिटी काउंसिल की होती है। इसके फैसले इतने अहम होते हैं कि यूएन के सभी सदस्य देशों को उन्हें मानना पड़ता है। तो सवाल उठता है, इसमें है कौन इतना ताकतवर? तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके। इन्हें P5 यानी परमानेंट 5 के नाम से भी जाना जाता है। ये वो देश थे जो दूसरे विश्व युद्ध में विजेता थे, और इसी जीत ने उन्हें एक ऐसी खास ताकत दी जो आज भी दुनिया की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करती है। और वो ताकत है वीटो। इसका सीधा सा मतलब है, मैं इजाजत नहीं देता। सोचिए, सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव आया, बाकी सब सदस्य उसके हक में हैं, लेकिन इन 5 में से किसी एक ने भी ना कह दिया तो बस वो प्रस्ताव वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। और यही वीटो पावर कई बार यूएन को बिल्कुल बेबस बना देती है। अब इस पूरी ग्लोबल कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब जरा इंडिया और यूएन के रिश्ते को समझते हैं, जो कि बहुत पुराना और बहुत गहरा है। भारत का रिश्ता यूएन से कोई नया नहीं है, बल्कि भारत तो उन देशों में शामिल है जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। 1945 से ही एक फाउंडिंग मेंबर। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे मुश्किल और खतरनाक इलाकों में शांति कायम करने के लिए भारत ने हमेशा अपनी सेना भेजी है, जिसे पीस कीपिंग मिशन कहते हैं। और इसी बड़े योगदान के आधार पर आज भारत सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट की मजबूत दावेदारी कर रहा है। और ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं है। यूएन की कई एजेंसियों ने, जैसे कि WHO और यूनिसेफ, भारत के विकास में एक बड़ा रोल निभाया है। चाहे वो पोलियो को खत्म करने का अभियान हो या बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कार्यक्रम हो, यूएन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है।
तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि आखिर यूएन कितना कामयाब रहा है। आइए अब जरा इसके 75 साल से भी लंबे सफर का एक रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, जिसमें इसकी कामयाबियां भी हैं और बड़ी-बड़ी नाकामियां भी। यहाँ हम यूएन की दो तस्वीरें एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है इसकी बड़ी-बड़ी सफलताएं, जैसे कि इसके पीस कीपिंग मिशन जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई, या फिर WHO जैसे संगठन जिन्होंने चेचक जैसी बीमारियों को दुनिया से मिटा दिया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है इसकी बड़ी चुनौतियां, जैसे वीटो पावर का गलत इस्तेमाल, बड़े देशों का प्रेशर और कई बार अपने ही फैसलों को लागू ना करवा पाना। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण हम आज देख ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट के संकट में सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पर प्रस्ताव आते हैं, लेकिन वीटो की वजह से रुक जाते हैं। तो ऐसे में यूएन करता क्या है? वो बातचीत के दरवाजे खुले रखता है, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश करता है और लगातार शांति की अपील करता है। ये दिखाता है कि जब एक्शन लेना मुश्किल हो, तब भी यूएन बातचीत का सबसे बड़ा और जरूरी मंच बना रहता है। और यहीं पर आकर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, यूएन बना था 1945 की दुनिया के लिए, जब कुछ ही देश ताकतवर थे। आज की दुनिया तो बिल्कुल बदल चुकी है। भारत, जर्मनी, ब्राजील जैसे नए पावर सेंटर बन गए हैं। तो क्या दुनिया की इस सबसे बड़ी पंचायत को भी बदलने की जरूरत नहीं है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल में आज की दुनिया की तस्वीर नहीं दिखनी चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर पूरी दुनिया में बहस चल रही है, और इसका जवाब ही दुनिया का भविष्य तय करेगा।